आज हम लोग बिहार TG2 की वैकेंसी के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर में लगभग मैं आपको टेक्निकल के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर का फ्रेम बना होता है। ठीक है, कह रहा है जो आपका अल्टरनेटर होता है प्रत्यावर्तक, ठीक है, उसका जो फ्रेम को हिंदी में बोलते हैं, ढांचा या योक। पूछा वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका कास्ट आयरन। ठीक है, देखिए छोटी मशीनों के लिए, ठीक, देखिए छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीन होगी अगर तो छोटी मशीन के लिए हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक, और बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील। ठीक, सिलिकॉन स्टील से आपका क्या होता है? स्टेटर बना होता है, स्टेटर और रोटर। ये आपका किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कॉपर का क्या बना होता है? कॉपर का आपका कम्यूटेटर बना होता है। किसका होता है? कम्यूटेटर आपका क्या होता है बच्चों? आपका डीसी मशीन में यूज होता है। ठीक है, कॉपर, इसका पूरा नाम है हार्ड ड्रॉ कॉपर। ठीक है, अब योग का काम क्या होता है? योग क्या करता है? मशीन के सभी पार्ट्स को धारण करता है। ठीक है, और बाहरी आघातों से बचाता है। और ये क्या करता है? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का रास्ता देता है या पथ देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में रोटर को एक्साइट किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो तो आंसर क्या दिया आपको? ऑप्शंस क्या दिए? डीसी शंट मोटर, टरबाइन, पोनी मोटर, सभी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा? सभी। एक्चुअली क्या है बच्चों कि अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसमें जड़त्व का गुण पाया था। क्या होता? रोटर जो होता है उसमें जड़त्व का गुण पाया था, जड़त्व। इस जड़त्व गुण के कारण क्या होता है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, क्या होता है? इसी गुण के कारण क्या होता है? आपका जो अल्टरनेटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अब इसके जड़त्व के गुण को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? या तो डीसी शंट मोटर का यूज करेंगे, या टरबाइन का यूज करेंगे, या पोनी मोटर क्या होती है? एक इंडक्शन मोटर होती है, एक छोटी इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पोनी मोटर क्या है, तो आपकी पोनी मोटर एक इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं? रोटर को घुमाते हैं। ठीक है, रोटर घुमाते हैं तो आपका अल्टरनेटर काम करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रोटर को हमेशा घुमाया जाता है, लगातार घुमाया ही जाता है। ठीक है, और रोटर इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इसके रोटर आपके 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग को सप्लाई दी जाती है। देखिए जैसे आपका क्या होगा? डीसी मशीन में हम लोग कम्यूटेटर यूज करते हैं। ठीक, एसी मशीन में हम लोग स्लिप रिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्लिप रिंग। ठीक, जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। ठीक, बना किसका होता है? फास्फर ब्रॉन्ज का। फास्फर
ब्रांज का बना होता है ये, और ये कठोर कसित तांबा का बना होता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीसी सप्लाई। ठीक है, इसको हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं और इसी में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अच्छा, स्लिप रिंग होती कितनी है, इसमें स्लिप रिंग जो होती है बच्चों 2 होती है। जो आपका अगर पूछा जाए कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग कितनी होती है, तो क्या होती है, 2 होती है। और इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितनी होती है, 3 होती है। और अल्टरनेटर में 2 होती है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें बड़े बड़े धुरंधर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहा है अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण है, पहला है ई आर एम एस इज इक्वल टू 4 के एफ के डी के पी एफ टी 5, दूसरा है ई आर एम एस इक्वल टू 4.44 के पी के डी एफ टी 5, और तीसरा है ई आर एम एस इक्वल टू √3 4.44 के पी के डी एफ टी 5 और सभी। तो देखिए पहले समझ लीजिए कौन क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका केएफ है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1.11। तो यहाँ पे जब हम 1.11 रख देंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 4.44 केडी केपी एफ टी 5। तो ये आपका इसी के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो ये और ये भी सही है। ठीक, और फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, IRMS अपॉन IAB होता है। ठीक, इक्वल टू 1.11 होता है। ठीक, इसी तरह एक होता है, अब देखिए ये क्या होता है, केडी इसमें क्या है, केडी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका वैल्यू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कम होता है उसका, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है साइन m बीटा बाय 2 अपॉन m साइन बीटा बाय 2। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और जो आपका यहाँ पे केपी है, ये आपका पिच फैक्टर है। क्या है, पिच फैक्टर। ये होता है केपी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, और जो थर्ड आपको दिया है ये भी आपका सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी। यहाँ पे इन्होंने √3 दे दिया है, मतलब 3 फेज के फॉर्म में जो ईएमएफ होगा वो इस तरह होगा, √3 4.44 केपी केडी एफ टी 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूं, ये आपका किसी कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो देखिए एक होता है ईएमएफ मेथड, एक होता है एमएमएम मेथड, एक होता है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड और नन। तो बच्चों इसमें सबसे अच्छा जो होता है ये आपका पॉइंटर ट्रायंगल मेथड माना जाता है। ठीक है, और अल्टरनेटर का ईएमएफ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है आपका VR% इक्वल टू E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100। ठीक है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, अगर लैगिंग लोड, अगर लोड आपका लैगिंग है, या लैगिंग मतलब लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लीडिंग पावर फैक्टर पे
लीडिंग पावर फैक्टर पे पीएफ पे नेगेटिव। निगेटिव होगा। यहां पे ये भी कह सकता है कि लैगिंग क्या आपसे कह दिया कि अगर आपका इंडक्टिव लोड है, क्या आपका इंडक्टिव लोड है, तो उस पे क्या हो जाएगा, वी आर प्लस हो जाएगा, और कैपेसिटी कैपेसिटिव लोड पे ये आपका माइनस होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कब माना जाता है, फॉर बेस्ट रेगुलेशन, बेस्ट रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाए, जीरो हो जीरो जाए, हो जाए, तब सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा विकसित मैकेनिकल पावर है Pm इक्वल टू EB V साइन अल्फा अपॉन XX। दूसरा ऑप्शन दिया है Pm इज इक्वल टू EB V साइन अल्फा अपॉन 2XS, Pm इक्वल टू EB V XS अपॉन 2 साइन अल्फा और नन। तो जो बच्चों आपको ये ऑप्शन दिया है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है। जो मैकेनिकल पावर जनरेट होती है सिंक्रोनस मोटर में वो क्या होती है, ये होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में संपूर्ण टॉर्क और लोड एंगल में संबंध होता है। टीजी ये आपका क्या है, ग्रॉस टॉर्क है, जी फॉर ग्रॉस टॉर्क मतलब संपूर्ण टॉर्क, इक्वल टू के ईबी वी एक्सेस साइन अल्फा, और दूसरा दिया टीजी इक्वल टू के ईबी वी कॉस अल्फा अपॉन एक्सेस, एंड थर्ड दिया टीजी इक्वल टू के ईबी वी एक्सेस अपॉन साइन अल्फा, और चौथा नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपका आंसर पहला सही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में उल्टा वी कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट और कॉस फाई और नन। देखिए वी कर्व देख लेते हैं और वाला कर्व देख लेते हैं। उसको देखिए पहले हम बात करेंगे वी कर्व। वी कर्व से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वी कर्व क्या हो गया, वी कर्व ये हो गई आपकी आर्मेचर करंट, ठीक है, और ये आपकी फील्ड करंट। मतलब इससे क्या पता चला कि जो वी कर्व होगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होगा, ठीक। ये वी कर्व हो गया, ये वी कर्व हो गया, ये वी कर्व हो गया। ये क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब इसमें पावर फैक्टर भी होता है, ठीक है। और ये आता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर, ये आपका आता है यूनिटी, ठीक। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका फुल लोड पे, फुल के बाद हाफ लोड, ठीक। और ये क्या आ जाएगा आपका नो लोड पे। तो ये वी कर्व का आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसी तरह हम वी कर्व की बात कर रहे हैं, उल्टा वी कर्व की। तो उल्टा वी कर्व आपका किसके बीच में होता है, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में होता है, ठीक। अब इसको देखते हैं। देखिए पढ़िए तो कायदे से पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए। पंडित जी ने नहीं कहा है कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, कॉस फाई हो गया, और ये आपकी फील्ड करंट, ठीक। तो इसको उल्टा कर दो, ये आपका क्या होगा, उल्टा वी कर्व हो गया, ठीक।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो गया, लैगिंग पीएफ, और ये आपका क्या हो गया, लीडिंग पीएफ। और वही चीज आगे बढ़ाते जाओ तो फुल लोड हाफ लोड। ठीक, तो ये आपके कर्व हो गए, इनको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग है, मतलब आपसे पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर का हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक, फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, मतलब पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ठीक, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन को अच्छा करने के लिए। ठीक, फॉर रिमूविंग पावर पल्सेशन, मतलब क्या होता है कि जब पावर आपको उसमें पल्सेशन होता है उसको हटाने के लिए। ऑल, तो देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये तीनों काम करती है। पावर फैक्टर इंप्रूव करेगी, जब पावर फैक्टर इंप्रूव कर देगी तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन आपको अच्छा मिलेगा, जब वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मिलेगा तो आपका पावर पल्सेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%, 90%, 60%, 9%। तो बच्चों चलिए एक नजर डाल लेते हैं ट्रांसफार्मर पे, जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, 95% से लेकर 98%, चाहे 99%, कुछ बुकों में 99 किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 98। ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद आता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, 100%। आइडियल मतलब कोई चीज दुनिया में है ही नहीं आइडियल। ठीक, तो कह सकते हैं काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। ठीक, उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसकी होती है 50 से 60%। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर आपको याद करना है, इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भंवर धारा हानियां हैं। ठीक, मतलब कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें भंवर धारा हानियों का फॉर्मूला कौन सा है। पहला है W इज इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी। ठीक, दूसरा क्या है, W इज इक्वल टू के ई बी मैक्स की पावर 1.6 एफ वी, और तीसरा है आई स्क्वायर आर। तो देखिए ये तो आपकी क्या हो गई, ईडी करंट लॉसेस, ये आपकी क्या हो गई, ईडी करंट लॉसेस। ये आपकी हो गया हिस्टोलिसिस लॉसेस। ये आपकी क्या होगी, कॉपर लॉसेस। ठीक, कॉपर लॉसेस क्या होती है, लोड पर डिपेंड करती है, लोड पर डिपेंड करती है। ये दोनों है आपकी आयरन लॉसेस। आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो इधर देख लेते हैं, एडी करंट लॉसेस को दूर करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, लैमिनेशन करते हैं या स्पेस छोड़ देते हैं। को लैमिनेशन किससे करते हैं, वार्निश से। ठीक, और हिस्टोलिसिस लॉसेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। हिस्टोलिसिस लॉसेस को दूर करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक, अब देखिए सिलिकॉन स्टील में परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें स्टील जो होती है आपकी 97% होती है, और सिलिकॉन जो होता है आपका 7% होता है। सॉरी, स्टील होती है आपकी 93%, सिलिकॉन होता है 7%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बैक टू बैक टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। हाँ चलिए एफिशिएंसी भी ज्ञात कर लेंगे इससे। वोल्टेज रेगुलेशन, हाँ वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात करते हैं। टेम्परेचर भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, और। ठीक,
देखिए ट्रांसफार्मर में कौन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से हम लोग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग इसको स्पिनर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या लेंगे, कॉपर लॉस, और ओपन सर्किट से आयरन लॉसेस, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई नॉट का मान होगा, आई नॉट मतलब जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है या आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहां पे हमने लोड नहीं लगाया, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। तो यहाँ हम लोग एसी सप्लाई देते थे नहीं देते थे, तो यहाँ पे आई नॉट एक करंट फ्लो होती थी। अब ये पूछा है कि जो आई नॉट करंट फ्लो हो रही है इसका मान कितना होता है, 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, 5% से 10% ऑफ फुल लोड करंट, 50% से 60% ऑफ फुल लोड करंट, और 25 से 30% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट मतलब यहाँ पे अगर हम लोड लगा दें, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो लोड करंट कहलाती है, ठीक। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी होगी 2% से लेकर 5% होती है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या करती है, ये फ्लक्स स्थापित करेगी, ठीक। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। ये तो हम आपकी हो गई क्या, 2% से लेकर 5% इस लोड करंट की। और अगर हम इसी को बात करें इंडक्शन मोटर में, क्योंकि हमने बताया था ट्रांसफार्मर के समान वर्किंग प्रिंसिपल आपका इंडक्शन मोटर का होता है, तो इंडक्शन मोटर में इस करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, 25 से 30%, ठीक है। अच्छा, क्यों होती है, एयर गैप का, बिकॉज ऑफ एयर गैप, ठीक। अब इस करंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, ये आपकी आई नॉट हो गई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होता है आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक, एक होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित करता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट। क्या करेगा, आयरन लॉसेस होती है इससे, ये आयरन लॉसेस क्रिएट करता है कोर में। आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं या फिक्स लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने फ्लक्स पाथ होंगे, ठीक, 2 होंगे, 1 होगा, 3 होगा, कोई नहीं होगा। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपका फ्लक्स पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आपका जो सेल टाइप होता है, सेल टाइप, उसमें कितने होते हैं, 1 होता है, इसमें 1 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का, करंट ट्रांसफार्मर का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक। इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक। अब आते हैं करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को डाउन करता है, करंट को डाउन करेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग
शॉर्ट सर्किट होती है। किससे? अमीटर से। मीटर से। अमीटर से। अमीटर कितने एम्पीयर तक रीडिंग लेता है? 5 एम्पीयर तक रीडिंग लेता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप अप। हमने क्या बताया था? आप स्टेप अप हमेशा वोल्टेज को ध्यान रखिएगा। हमेशा आपको ट्रांसफार्मर को वोल्टेज के आधार पे कंसीडर करना है। अब इसके बाद आता है आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन। ये भी आपका स्टेप डाउन। डाउन। सब डाउन डाउन है। ठीक, अब देखिए क्या रहा है, नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। पहले आप जानिए सिलिका जेल होता क्या है। देखिए सिलिका जेल जो होता है इसका प्रयोग हम लोग नमी को सोखने के लिए करते हैं, और ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में होता है। ठीक है, ब्रीदर में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, नमी सोखने के बाद क्या होता है? इसका जो रंग होता है बेटा वो क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। नमी को सोखने के बाद, नमी को सोखने के बाद, सोखने के बाद जो कलर का क्या होता है? क्या होता है? गुलाबी होता है। और नमी जो आपका फ्रेश जेल होता है, फ्रेश सिलिका जेल, ठीक है, जो आपका फ्रेश सिलिका जेल होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। नीला, या कुछ बुकों में आपको सफेद मिलेगा, सफेद भी होता है। ठीक है, जो फ्रेश आपका सिलिका जेल होता है उसका रंग होता है आपका नीला होगा या सफेद होगा। ठीक है, और पीला जो होता है आपका, इसमें तेल यूज करते हैं। जो तेल यूज करते हैं उसका कलर क्या होता है? पीला होता है। ठीक, और कौन सा तेल यूज करते हैं? खनिज तेल। खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल तेल। ठीक, इसके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? 35 kV। 33 kV, 35 kV ऐसे होता है। हमने बताया ना, हर राइटर अपने आप को अपने हिसाब से लिखता है। ठीक, और इसका जो फ्लैश बिंदु कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको पता करना, ये भी याद होना चाहिए। हरा क्या होता है? हरी घास होती है। हरा क्या होता है? हरी घास होती है, जिसको भेड़ बकरी घोड़ा और सब खाते हैं, तो उससे मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों में किस मोटर का प्रयोग होता है? जो बच्चे खिलौने खेलते हैं ना, उसमें किसका प्रयोग होता है? साइडेड पोल मोटर का, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर और कैपेसिटर मोटर। तो बच्चों खिलौने में हम लोग क्या यूज करेंगे? साइडेड पोल मोटर यूज करेंगे। यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ठीक, और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सीरीज मोटर के समान होता है। ठीक, इनका कहाँ प्रयोग करेंगे? मिक्सर में, मिक्सर में या ग्राइंडर में। ठीक, स्टेपर मोटर जो होती है आपकी डिस्क में, और डिजिटल डीवीडी डिस्क, वही डीवीडी, और डिजिटल वॉच में यूज करते हैं इसका, डिजिटल वॉच। और भैया बच्चे कैपेसिटर में उनको पंखा में यूज करते हैं। ठीक, और कोई मोटर बच्ची? टेप रिकॉर्डर में किस मोटर का प्रयोग करेंगे? हिस्टेरेसिस मोटर का, रिपल्सन मोटर का, साइडेड पोल का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? वैक्यूम क्लीनर, रिपल्सन मोटर, साइडेड पोल, हिस्टेरेसिस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रिपल्सन मोटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की चाल होगी। NS इक्वल टू 120 F/P, NS इक्वल टू 180 F/P, NS इक्वल टू 150 F/P। देखिए ये आपका ये 3 फेज वाइंडिंग हो गई स्टेटर की, इंडक्शन मोटर की। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई देंगे। 3 फेज सप्लाई दिया तो उसमें क्या होता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन दोनों फेजों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 120। ठीक है, 120 होता है।
और अगर आपसे ये तो आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर हो गया। अगर आपसे पूछे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में आपकी जो रेजिस्टिव वाइंडिंग हो और मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग है, उनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है, ns, मतलब सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्या होती है, 120 f/p होती है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका पोल्स हो गया, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड हो गई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला बिल्कुल सही है। क्लियर है। इंडक्शन मोटर में कितने स्लिपिंग होते हैं, तो इंडक्शन मोटर में आपके स्लिपिंग 3 होते हैं, और ये आपका अल्टरनेटर में होता है, अल्टरनेटर में 2 होते हैं। देखिए कह रहा है स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान होता है, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें आपका रोटर रुका हुआ था। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। अब यहाँ पे एन आर आपका रुका हुआ है, मतलब रोटर रुका हुआ था, एन आर मतलब क्या है, रोटर की स्पीड है, तो यहाँ पर रख दोगे तो एन आर 0 हो जाएगा, तो एन एस अपॉन एन एस कितना है, 1। स्लिप वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। अब टॉर्क और स्लिप में क्या रिलेशन है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। इसमें भी कंफ्यूज ये, और टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, कंफ्यूज उसमें। देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर बाई जेड टू स्क्वायर। याद आया कुछ, या कह सकते हैं एस E2 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। तो उस रिलेशन से आपको क्या मिल रहा है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ठीक है, यहाँ आपका R2 भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो आपका टार्क होगा वो स्लिप के E2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वोल्टेज के स्क्वायर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R2 रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस कंडीशन में जो टार्क होगा आपका रन इन टार्क होगा। ठीक है, रन इन टार्क में आपका स्लिप आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था टार्क स्लिप का, तो इस कंडीशन में जाते थे, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा ये मैक्सिमम टार्क यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क। इसके बाद जो यहाँ पे तो क्या होगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होगा, लेकिन जब मैक्सिमम से जब नीचे उतरता तो यहाँ पे टार्क उल्टा हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है, मतलब टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाता है। ठीक, लेकिन आंसर इसमें ये होगा पहले। ठीक, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टीएस और टीएम में संबंध है। ठीक, टीएस क्या है आपका, स्टार्टिंग टार्क, और ये स्टार्टिंग मैक्सिमम टार्क है। ठीक, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा मिटा के। टी एस अपॉन टी एम इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। टी एस इक्वल टू टी एस अपॉन टी एम इक्वल टू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। टी एस अपॉन टी एम इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। मुझे क्या पता, तो तुम्हें नहीं पता होगा तो हमको कहाँ पता होगा, लेकिन पता होना चाहिए। देखिए ये जो रिलेशन है, देखिए पहले इसको देखते हैं। ये आपका टी एस अपॉन टी एम, इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला सही है। टी एस अपॉन टी एम मतलब स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का रिलेशन क्या होता है, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, वेयर a इज इक्वल टू R2 बाई x2। अब इस पे आते हैं, ये होगा आपका टी आर अपॉन टी मैक्स इक्वल टू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आपका
रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का रिलेशन, वेयर वेयर छोड़ो, ये तो है ही अंडरस्टूड, ठीक है। देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, ठीक है। देखिए पहले कुछ रिलेशन समझ लीजिए, ये हम आपको ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं, अगर आप वो समझ लेते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कौन स्टेटर है कौन फ्रीक्वेंसी। देखिए आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो पता होगा, क्या होता है E2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1 E2 V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू के, ये तो आपका ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक। अगर आपने इसको कायदे से पढ़ा है तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रोटर उसमें रिलेशन में क्या रिलेशन होगा। देखिए हम समझा देते हैं आपको। E2 क्या था आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ था, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं, यहाँ पर रोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ER हो जाएगा, क्या हो जाएगा ER हो जाएगा, और प्राइमरी का हम लोग E1 रखते हैं, स्टेटर का ईएमएफ। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको N2 ही रखो, N1 रखो, ठीक। N2 मतलब रोटर का ईएमएफ, ठीक। V2 मतलब रोटर का ईएमएफ, और ये आपका क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2। अब यहाँ पे K की जगह आपको क्या रखना है, S रखना है, ठीक। स्लिप का अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम रोटर का निकालेंगे ईएमएफ तो क्या हो जाएगा S इंटू E1 हो जाएगा, समझ में आया। इसी तरह हम I2 मतलब रोटर की करंट निकालें, यहाँ पे IR कर दो, आप क्या कर दो, आप IR कर दो। तो अगर हम IR की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, करंट में रिलेशन में उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये I1 अपॉन S हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू F हो जाएगा, ठीक। तो सब में क्या है, S का डिफरेंस है, ठीक। इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ने से cos फाई का मान घटेगा बढ़ेगा समान रहेगा। देखिए एयर गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका एयर गैप बढ़ेगा तो पावर फैक्टर आपका कम होगा, ठीक। अगर एयर गैप कम होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है, एयर गैप बनाएगा, स्पीड बनाएगा, कॉस फाई बनाएगा। तो देखिए इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग आपका एयर गैप बनाता है, पूछिए कैसे, क्योंकि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर गैप से होके जाता है, ठीक है। तो एयर गैप क्या करेगा, इसको सेल्फ स्टार्टिंग में, या कह सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है। नया क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला है 0.1595 ZPIA अपॉन A, 5 ZPN/60A EBIA नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आपका, ये समझिए, ये आपका आर्मेचर टॉर्क हो गया, ये आपका क्या है EMF हो जाएगा, चाहे EB का हो चाहे EG का हो, ये आपका EMF हो जाएगा, ठीक। अब नया क्वेश्चन देखिए, ये आज तक पढ़ा ही नहीं होगा आपने। स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100, NS माइनस NR अपॉन NS, NO माइनस NF अपॉन NF इंटू 100। देखिए समझिए रेगुलेशन क्या होता है, ये तो आपका क्या है E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, किसमें चाचा, किसमें, मोटर अल्टरनेटर, नो लोड वोल्टेज, ठीक। ये क्या चाचा,
NS माइनस NR अपॉन NS, स्लिप ये आपका BR हो गया परसेंट, ये आपका स्लिप है। स्लिप बचा ये आपका स्पीड एवल्यूशन है। ठीक, ईबी और फ्लक्स में संबंध है। ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स स्क्वायर, ईबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स नन। देखिए हम लोग फैराडे का नियम जानते हैं, E इक्वल टू 5 एन डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से क्या रिलेशन है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी होता है। मतलब क्या है, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पहला सही हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है डीसी सीरीज मोटर में क्या होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। चौथा नहीं, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फाई IA होता है। आर्मेचर करंट ठीक, अब देखो अगर हम डीसी शंट मोटर की बात करें तो यहाँ फ्लक्स क्या हम मान लेते हैं कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये आपका शंट में हो गया, शंट मोटर में हो गया। ठीक, ओके, ये किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए। ठीक, अब हम डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये आपका सही है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। ठीक, देखिए कह रहा है डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होगी ईटा जी इक्वल टू वी आई एल अपॉन ई जी आई ए, ईटा एम इक्वल टू ई बी आई ए इंटू वी आई एल, ईटा एम इक्वल टू ई बी आई ए अपॉन वी आई एल नन। तो चलो देख लेते हैं जनरेटर मोटर दोनों को देख लेते हैं। तो देखो अगर हम डीसी मोटर में बात करें, डीसी मोटर में तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बी, देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 आउटपुट इनपुट बस इनपुट। ठीक, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है, आर्मेचर में मिलेगा ना। हाँ, पावर हमको आर्मेचर मिलेगी, तो आर्मेचर में क्या होता है पावर, ई बी इंटू आई होता है, और इनपुट हम लोग क्या दे रहे थे, वी एल आई एल दे रहे थे। तो क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होगी मोटर की। और जनरेटर की बात करें जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे हम क्या मिलता था, जनरेटर में हम लोग मिलता था हमको वोल्ट हमको मिल रहा था ना, तो ये हमको मिलेगा ना वी आई एल हो जाएगा, और नीचे जो मिलता था ई जी आई ए। लो दोनों बता दिए, ये मोटर ये जनरेटर के लिए। कंफ्यूज आइएगा नहीं, समझ है, कंफ्यूज आइएगा नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, जनरेटर का हो गया, और ये आपका मोटर का हो गया। जी फॉर जनरेटर, एम फॉर मोटर। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आई ए का मान होता है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक, हमने बताया, तुम नहीं थे शायद, तुम्हारा बुखार था, लेकिन हमने बताया था मोटर और खुद निकालते कैसे बताता है। चलो ये मान लेते हैं ठीक, ये हम शंट मान लेते हैं। चलो
जनरेटर की बात कर रहे हैं ना। ठीक ठीक। ठीक, तो आर्मेचर करंट आपको निकलेगी यहां से। जनरेटर केस में क्या होता है, आर्मेचर करंट निकलती है, और यही बात की आपकी लोड करंट लोड करंट। क्लियर है। प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये आपका ईजी हो जाएगा। तो आर्मेचर करंट यू जा रही है ना, तो हमने यू मान लिया। कंफ्यूज आइएगा नहीं। लगाइए केवीएल, तो ईएमएफ किसमें माइनस एंटर कर रहा है, माइनस एंटर कर रहा है यूं, तो माइनस ईजी हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, आइए आर ए प्लस। अब यहाँ पोलैरिटी क्या होती है, प्लस होती है माइनस होती है, तो उल्टा किस पे करेगा, प्लस पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे प्लस में वी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, वी इक्वल टू क्या होगा, आई एल आर एल होगा, और यहाँ पोलैरिटी क्या होती है, प्लस माइनस होती है। ठीक, तो हम इसको बदल ले, तो यहाँ से क्या है, वी माइनस ई जी इक्वल टू माइनस का आई ए हुआ, माइनस माइनस हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ई जी माइनस वी अपॉन आर ए आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। मिल रहा कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही। तुम तो कंफ्यूज आए हो। अब मोटर की बात आते हैं, जो मोटर जो ऊपर चलता रहता है, बोर्ड छोटा है, डिजिटल बोर्ड पहले खरीद लो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। डिजिटल बोर्ड बढ़िया बताया तुम लोग को, साला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, आधा समय तो हमारा लिखने में चला जाता है। देखो इसमें भी हम संट मान लेते हैं, कंफ्यूज आइएगा नहीं। प्लस माइनस बैक ईएमएफ, यहाँ पे ईबी हो जाएगा। ठीक, चलो, और यहाँ पे हमने पोलैरिटी लगा दी, ये वोल्टेज हो गया आपका, ये वोल्ट प्लस माइनस, ये आपका वोल्टेज हो गया, तब आपकी आर्मेचर करंट आएगी। ठीक, और यह का पिल। ठीक, चलो, अब हमने ये माना था, अब डायरेक्शन हम इसका यू मान लेते हैं, करंट यू आ रही है ना। ठीक, अब वोल्टेज ड्रॉप लो, तो आइए आर ए हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा प्लस मिलेगा। अब देखो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इधर से आएगा ना, पॉजिटिव से इंटर करेगा ना, तो प्लस ईबी, और ये अब हम इंटर किससे करते हैं, यू चल रहे हैं ना, तो माइनस में वी हो जाएगा, तो ना इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ईबी माइनस वी इक्वल टू माइनस का ये आर ए हो गया। ठीक, तो v माइनस ई बी इक्वल टू आई आर ए हो गया, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ई बी, उल्टा आएगा वो, तो ये किसका हो गया, मिल रहा कुछ, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, ई बी कर दो, किसका हो गया आपका मोटर। समझ गए, कंफ्यूज हो गए तो नहीं।